क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं, मेरे को मेरे ऐप में लक्षणीट हिंदी नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी तो यकीन नीट की क्लास है, मेरे को मेरे फोन में नहीं मिल रहा है, मुझे उसमें से कुछ देखना था अपने पुराने नोट से तो। देखो, बात करो बीएम से, क्या दिक्कत है? सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कब से क्लास शुरू हो गई है? 9 बजे से? यस। पता नहीं। चलो, 580 नंबर आए हैं इस बार। हाँ, वंदना। नाइस। यस। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? मैम कुछ बोलो, क्लास स्टार्ट थी क्या? मतलब मुझे नहीं पता था तो। मेरे सामने स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा था तो इसलिए। यस। मैं तो 9 बजे से आज खड़ी हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट 8:59 से। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे 6.0 का लेक्चर भी रिकॉर्ड करना था। 573। चलिए, शुरू करते हैं बेटा। क्लास 12th फाइनली शुरू हो गया। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पहला चैप्टर। हमारा टारगेट है कि दिसंबर में हम दोनों रिप्रोडक्शन के चैप्टर खत्म कर दें। ठीक है। मैम प्लीज ओल्ड टाइम रखो। महाराज जी, हम तो खुद चाहते हैं, इनफैक्ट मैं और नाहटा सर भी यही बोल रहे हैं कि हमें ओल्ड वाला टाइम चाहिए, लेकिन 1:15 वाला। लेकिन अभी डीटी सर का, आप लोगों का अभी केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है, उनका बाकी का टाइम में बहुत पैक्ड है, दूसरे बैचेस उनके चल रहे हैं। इस वजह से बेटा अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 पे चल रहा है, मतलब नंबर 1 इन द सेंस फर्स्ट स्लॉट में चल रहा है। एक बार डीटी सर का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर बेटा अपना लेक्चर वापस से थर्ड स्लॉट वाले में आ जाएगा। 1.0 के बराबर आ गए हम? नहीं बेटा, 1.0 के बराबर हम तब आएंगे जब दोनों बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएंगे। हाँ,
चैप्टर वाइज हम बराबर चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, हमारा भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, चलो। मीना जी लिख रहे हैं चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आता है। ऐसा बेटा मैं कोई यहाँ पे मजा नहीं करवाने वाली हूँ, जो सिलेबस में है उतना आपका लॉजिक काम कर गया। हाँ। कौन सा लॉजिक? यस मैम, फेब तक बॉटनी और जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फेब में आपका जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश मेरी ये है कि हम मार्च तक ना ले जाएं। ठीक है, कोशिश मेरी यही है कि हम फेब में आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। बेशक फिर मुझे बीच में 1-2 लेक्चर्स रिकॉर्ड देने पड़े तो चलेगा। ठीक है, ये लोगों का मनपसंद चैप्टर है, होना भी चाहिए, लेकिन मनपसंद सिर्फ वहीं तक नहीं कि पढ़ने में मजा आ रहा है, इसमें जो कंसेप्ट है बेटा उसको समझो। ठीक है, उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है ना, कि अभी अपनी सैटरडे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन था, तो वहां पर बेटा मैंने यही पढ़ाया था कि पता सबको है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि मानसिक रूप से हम इतने विकसित नहीं हो पा रहे हैं कि हम इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, या नॉलेज के सेंस में अगर हम इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहे हैं तो हम उसको नॉलेज सेंस में ग्रैब करें नहीं। यही बात है ना, हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज कैसे बनाएंगे जब आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, बाकी चैप्टर पढ़ने में मजा क्यों नहीं आया? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज अगर बनाना है बेटा, एक जननिक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण अगर आपको करना है, जो कि आने वाले समय में आप ही लोग करेंगे। ठीक है, आप ही हमारी फ्यूचर जनरेशन है। ठीक है, तो वो बेटा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी समाज तभी बनेगा जब आप इस चैप्टर को भी वैसे ही पढ़े जैसे कि बाकी सारे पढ़े आपने। ठीक है, लेकिन नहीं, मजा आ रहा है मैडम, मर जाओ जाके। चलिए, तो मानव जनन बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1 है अपना, और आज की क्लास में हम बात करेंगे परिचय और नर जनन तंत्र की। ठीक है, कोशिश है हम टारगेट लेकर के चलेंगे 8 लेक्चर्स का, बाकी जितने में हो जाए। हुई है भाई जो राम रचि रखा नहीं। चलिए, तो परिचय ओल्ड के कंप्रेशन बता रहे हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट। यस, इस चैप्टर का वेटेज बता देती हूँ बेटा, आप इस एक चैप्टर से नीट में 3 क्वेश्चन मान के चल लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए नीट में इस चैप्टर से आएंगे, 3 यहां से 3 अगले चैप्टर से। चलिए, तो परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले जनन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या होता है जनन बेटा? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्रजाति या कोई भी जीव अपने जैसी संततियां उत्पन्न करता है। मैम बार बार पता नहीं क्या बोल गए, आगे निकल गया। सुशांत लोग सेक्टर 43, मुजीब अहमद। पहले बात तो भाई मानना पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि बेटा अब वो हमारा पता बदल गया है पिछले 5 महीने से। ठीक है, आपने पता थोड़ा लेट लगा पाया है, 5 महीने पहले बेटा हमने अपना पता बदल दिया है। अब हम सेक्टर 43 सुशांतोक में नहीं रहते। चलिए, बच गई। 5 महीने में सिलेबस हो जाएगा, 5 महीने। मैं तो 3 महीने में ही खत्म करने वाली हूँ बेटा, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिस इज इट। चलो, तो जनन होता क्या है बेटा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव या कोई जीव अपनी जैसी संतति यानी कि ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है। ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को बेटा हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा है भावना नहीं, तनुश्री पारीक बोल रही हैं कि मैम ईयरफोन लगा लीजिए। बेटा मैं क्यों लगाऊं, मैंने तो माइक लगा रखा है। तुम लोगों को ईयरफोन लगाने की जरूरत है अगर घर वालों से छुप के पढ़ना है तो, है ना? नहीं मैडम, शर्म आती है थोड़ी सी, काहे की शर्म। ठीक है, खैर जो भी है, तो जनन बेटा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी औलादे बनाता है। ठीक है, मेंढक मेंढक ही बनाएगा ना, मेंढक कॉकरोच पैदा नहीं करेगा ना, इंसान हाथी का बच्चा पैदा करेगा, इंसान अपने जैसा इंसान बनाएगा। ठीक है, हाँ जी आदित्य, तो अपनी ही जैसी संतति बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम जनन कहते हैं। अब जनन जरूरी क्यों है बेटा? क्यों जरूरी है जनन? जरूरी क्यों है? क्या नीड है जनन की?
क्यों जरूरी है जनन? जिससे कि कोई भी स्पीशी की कंटिन्यूटी चलती रहे। अगर जनन नहीं होगा तो जो भी प्रकृति में एक नई स्पीशी बनी है वो स्पीशी बेटा आपकी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जीव का तो एक, अपने तो शास्त्रों में लिखा है ना, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भाई, ठीक है। मृत्यु जीवन की सच्चाई है। इस चीज को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, है ना। तो जरूरी क्यों है जनन? अगर कोई स्पीशी बनी है और सपोज एक स्पीशी में कुछ 1000 लोग बन गए, ठीक है, कोई भी, अब वो कोई भी स्पीशी हो सकती है, वो कुत्तों की हो सकती है, बिल्ली की हो सकती है, इंसान की हो सकती है, किसी गधे की हो सकती है, ठीक है, कोई भी अगर स्पीशी बनी है, अगर उस स्पीशी में बेटा जनन नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उस स्पीशी के जितने भी जीव हैं वो मर जाएंगे। और अगर उन्होंने जनन नहीं किया बेटा तो वो एक तरीके से अपनी स्पीशी की कंटिन्यूटी को खत्म कर देते हैं, उनकी स्पीशी जो है वो खत्म हो जाती है। तो जनन जरूरी क्यों है बेटा? किसी भी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, किसी भी प्रजाति की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी को, निरंतरता, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, जीवों और निर्जीवों को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आप किन पॉइंट्स पर बता सकते हैं कि ये जीव है ये निर्जीव है? वहां पर आपने देखा होगा कि जीव जो होते हैं वो वृद्धि विकास दर्शाते हैं, जो निर्जीव नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो जीव होते हैं, जो लिविंग होते हैं बेटा, वो आपके ये मेटाबॉलिज्म, उपापचयन करते हैं, जो निर्जीव नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो जीव होते हैं वो जनन करते हैं, निर्जीव नहीं करते। जीव श्वसन करते हैं, निर्जीव नहीं करते, ठीक है। जिसमें हमने ये पढ़ा है कि उपापचय, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा लक्षण है जो सभी जीवों द्वारा दर्शाया जाता है और किसी भी निर्जीव के द्वारा नहीं दर्शाया जाता। उपापचय नहीं होगा तो कोई जीवित ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उपापचयन, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है, ठीक है। श्वसन भी जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है, क्योंकि एक भी ऐसा जीव नहीं है बेटा जो श्वसन ना करे और एक भी ऐसा निर्जीव नहीं है जो बेटा श्वसन करे, ठीक है। इसीलिए श्वसन भी जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है। लेकिन जनन ऐसा लक्षण जरूर है बेटा जो जीवों द्वारा केवल दर्शाया जाता है, कोई भी निर्जीव जनन नहीं करता, ओके फाइन। लेकिन एक भी, मतलब कई ऐसे जीव भी हैं जो जनन नहीं करते। मैंने ये बोला कि जीव जो होते हैं वो जनन करते हैं, निर्जीव नहीं करते, ओके, लेकिन सारे जीव जनन करें ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए जो जनन है बेटा, जनन जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है, परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, खच्चर हो गया, है ना, जनन नहीं करते, ठीक है। खच्चर जीवित तो हैं पर वो जनन नहीं करते। इसी तरीके से कई मनुष्य भी ऐसे हैं जो जनन नहीं करते, ठीक है। हाँ, चेतना स्वचेतना, ओके दांगी जी, कंसाइंस जो है बेटा वो केवल जीवों में देखने को मिलता है। लेकिन जनन की अगर हम बात करें तो वो परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनन बेटा सभी जीवों द्वारा नहीं दर्शाया जाता। बहुत सारे ऐसे जीव हैं दुनिया में जो कि, प्रशांत लिख रहे हैं कि मैडम 2026 में दुनिया खत्म है। यार मैं भी सुन रही हूँ, और खत्म हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मेरी दिक्कत तब शुरू होगी अगर खत्म नहीं हुई तो। ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि हम मतलब बढ़िया अपना उड़ा रहे हैं पैसे, जो भी सेविंग की हमने सब उड़ा दी, है ना, यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, सब निकाल के सपोज चलो आज ही निकल जाते दुनिया भ्रमण पे, ठीक है। जब 2026 में पेपर ही नहीं होना तो क्या जरूरी है सिलेबस कंप्लीट कराने की, है कौन क्या ही कर लेगा। नहीं, पता लगा 1 जनवरी 2026 दुनिया नष्ट। तो
मैं आज यही सोच के अपना सारा इन्वेस्टमेंट निकाल के दुनिया भ्रमण पे निकल जाऊं, हालांकि मेरा ऐसा कोई अरमान है भी नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ 2 जनवरी को। मैं अगर 2 जनवरी को दुनिया खत्म नहीं हुई, फिर मैं क्या करूंगी? मैंने तो अपनी सारी कमाई भी उड़ा दी। मैम व्हाट इज खच्चर? खच्चर इज हाइब्रिड ऑफ घोड़ा एंड गधा, है ना, घोड़े और गधे के मिश्रण से जो नई प्रजाति आर्टिफिशियली इंसान ने बनाई है, उसको बेटा हम खच्चर बोलते हैं। अब एक ने लिखा मैडम गधे जनन नहीं करते क्या? भाई गधे करते हैं, घोड़े भी करते हैं, पर घोड़े और गधे से मिलकर के जो बन रहा है वो नहीं करता है। ठीक है, चलो खच्चर। और कई सारे इंसान भी ऐसे हैं जिनके अंदर सारी प्रक्रियाएं तो हो रही है जनन के लिए जो जरूरी है, लेकिन वो जनन नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैम जी, अरे सही बता रही हूँ मैं तो, मतलब अगर 2026 में दुनिया खत्म नहीं भी हुई तो भी 2 जनवरी को मेरे को हार्ट अटैक, मैं तो खत्म हो ही जाऊंगी कि मैंने तो सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ यूं एक झटके में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम मानव जनन की बात करें, मानव जनन के कौन कौन से लक्षण हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो मानव जनन की क्या विशेषताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो मानव जनन की 2 विशेषताएं हैं। और जो तुम बोल रहे हो ना मैडम 2026 में खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, भाई ऐसा ना, हम 2000 से सुनते आ रहे हैं, जब मिलेनियम आया था, ठीक है, तुम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो जब मिलेनियल ईयर था, 2000 साल जो था, उस साल से हमने ये सुना था कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। तो तब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं ऐसा कोई सपना देखती कि उड़ाऊंगी और ये वो, लेकिन मैं वो सच्चाई अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, है ना, कि सुना था 2000 में खत्म हो जाएगी पर हुई नहीं। 2000 काटना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि हमने सोचा था अब इस साल पेपर ही नहीं देने पड़ेंगे, क्यों ही पढ़े, है ना, फिर जनवरी से फिर पढ़ना पड़ गया, मार्च में पेपर थे, तब जो भी क्लास में थे, बहुत छोटे थे तब तो। खैर किस क्लास में रहे होंगे 2026 में? फिफ्थ में, सिक्स में, कुछ 2000 में हम फिफ्थ सिक्स में कुछ रहे होंगे, जो भी है खैर। तो अब मुझे सीख मिल चुकी है कि लोगों की बातों में नहीं आना है। दुनिया जब खत्म होगी तो हम सोते रहेंगे तब भी खत्म हो जाएगी, हम घूमते रहेंगे तब भी खत्म हो जाएगी। पता लगा मैं क्लास ले रही हूँ और तुम लाइव देखो यहाँ से, मैडम क्या भूकंप आया, मैडम दब के मर गई, तुम लाइव देखो, क्या पता, किसी को नहीं पता ना। तो जब जो होना होगा होगा, तुम अपने हिसाब से चलो। सब फेक न्यूज है, आई नो, ऐसी फेक न्यूज मैं 26 साल से सुनते, 25 साल से सुनती आ रही हूँ, है ना। चलो दुनिया कभी खत्म नहीं हो दीपशिका, ऐसा गलत है, होगी तो। चलिए, तो जनन के बेटा, मानव जनन के 2 विशिष्ट लक्षण है। सबसे पहला बेटा कि मानव जो होता है वो लैंगिक जनन करता है। यस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बेटा मानव की जो विशेषता है वो ये कि ये सजीव प्रजक होते हैं, जिसको बेटा हम बोलते हैं जरायुज होते हैं। हम अंडे नहीं देते हैं, हम बच्चे देते हैं, ठीक है। वी आर विविपेरस, हम बच्चों को जन्म देते हैं, हम बच्चे को जन्म देते हैं, हम अंडे नहीं देते, हम बच्चे देते हैं, ठीक है। सो वी आर विविपेरस। मैम आप मरोगे तो हम भी तो साथ में मरेंगे, अरे पागल हो क्या? मेरे यहाँ भूकंप आएगा, तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, किसे पता। हम्म। किन्नर क्यों पैदा होते हैं उस पर भी हम बात मत, वैसे ये तुम पढ़ोगे बेटा जेनेटिक्स में, ये आपको बॉटनी में पढ़ाया जाता है, यूनिक वगैरह वाला केस, ठीक है। चलो मैम गेम खेलेंगे, इधर आजा आयुष, गेम खेलेंगे। डन, ये 2 चीजें क्लियर है कि मानव जनन की अगर हम बात करें क्या विशेषता होती है। पहला ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये विविपेरस होते हैं, ये बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते, ठीक है। गोविंद चौहान, किससे पूछ रहे हो बेटा? तो मानव जनन की अगर हम बात करें, ये, ठीक है, ये आपके जरायुज होते हैं, बच्चे देते हैं, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक मदर एक फादर। इन दोनों के जो जाइगोट, सॉरी, जो गेमीट्स बनते हैं, अंडक और आपका शुक्राणु, इन दोनों के मिलने से जरायुज बनता है, और जरायुज से बेटा आपके आगे पूरा भ्रूणीय विकास होता है, ठीक है। और यही बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं डिलीवरी डेट तुम्हें आज से दे देती हूँ, 8 दिन बाद लगभग अपनी जो होगी, लगभग 29 माइनस
23-24 दिसंबर की अपन डिलीवरी डेट बता रहे हैं, ठीक है। तो 23-24 के आसपास दिसंबर में डिलीवरी पॉसिबल है। आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है बेटा, मानव जनन में होने वाले चरण, ठीक है, या लैंगिक जनन में, सिंपल लिखो, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन के चरण, स्टेप्स और स्टेजेस आप बोल सकते हैं, ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक होता है ईडीडी, ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 23-24 दिसंबर की है, ठीक है। मैडम पिल्स क्या होते हैं? पिल्स मतलब गोलियां होता है दिवांशु, कोई भी गोली को आप पिल्स ही बोलोगे, ठीक है। इतना टेढ़ा मैं कैसे लिख सकती हूँ पता नहीं। तो सबसे पहला बेटा जो स्टेप होता है वो होता है आपका युग्मक निर्माण, जिसको हम बोलते हैं गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस, यस बेटा, ये आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। गेमीटोजेनेसिस बेटा नर में, मेल्स में हम इसको वेट शुक्राणु निर्माण या स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और फीमेल्स के केस में बेटा हम लेट्स गो, और फीमेल्स के केस में हम इसको oogenesis के नाम से जानते हैं, यानी कि लेट्स गो अंडाणु निर्माण या oogenesis के नाम से जानते हैं बेटा। लेट्स गो, चलिए, तो ये जल्दी से लिखिएगा। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला फेज होता है, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला फेज होता है। कम फास्ट, स्टैंड हियर, ठीक है, डू इट। ये हो गया बेटा पहला फेज। अब दूसरा फेज क्या होगा? नर और मादा दोनों के अंदर युग्मक निर्माण तो हो जाएगा, अंडाणु और शुक्राणु तो बन जाएगा। अब इनका आपस में मिलना भी तो जरूरी है, ठीक है। तो मिलने के लिए शुक्राणु का मादा जननांग तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। और उस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं, ब्लैंकेट उड़ा दूं, ओके, ठंड लग रही है। उस प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो शुक्राणु है वो मादा जननांग में पहुंचते हैं, ठीक है। तीसरा बेटा, मादा जननांग में पहुंचने के बाद इन दोनों का आपस में निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। और निषेचन होने के बाद एक बार अरबाज खान, इजैकुलेशन नहीं बोलेंगे बेटा, हम उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। इजैकुलेशन मतलब होता है वीर्य निकलना, ठीक है। लेकिन वीर्य को कहाँ तक पहुंचाना है? वीर्य को हमें मादा जननांग में पहुंचाना है, और उसको बेटा हम इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। निषेचन होने के बाद आपका युग्मक निर्माण हो जाता है, सॉरी युग्मनज निर्माण हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। निषेचन होने के बाद बेटा युग्मनज जो बन गया उसके अंदर होता है विदलन। वो एक कोशिका लगातार डिवाइड होके संख्या बढ़ाती है अपनी, जिसको हम कहते हैं विदलन। और विदलन होने के बाद जाकर के वो अंतररोपित हो जाती है माँ के गर्भाशय में, अंतररोपण। और अंतररोपण को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अंतररोपण होने के बाद बेटा अब फीमेल ने कंसीव कर लिया, जिसको हम बोलते हैं सगर्भता, यानी कि प्रेगनेंसी। और एक बार बेटा वो कंसीव कर लेगी, उसके बाद वहां पर 9 महीने तक भ्रूणीय विकास होगा या भ्रूणीय परिवर्धन होगा, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट। और भ्रूणीय परिवर्धन जब पूरा हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा प्रसव, जिसे हम कहेंगे डिलीवरी या पार्चुरेशन। ठीक है, ये जो बेटा मैंने आपको स्टेप्स लिखाए हैं इसी क्रम में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये जो भी मानव जनन के चरण होते हैं ये आपको इसी क्रम में पता होने चाहिए। सबसे पहले बेटा इस हिसाब से तो आप 35-36 की हो गई हो। हाँ प्रशांत, ऐसे मान लो आप जो उम्र बोलो मेरी वही है बेटा। ठीक है, वैसे इस बार आप लोग काफी सटीक हैं। वॉइस इशू आ रहे हैं क्या? सेल चेंज करूं? सुबह से एक रिकॉर्डिंग भी कर चुकी हूँ। एक मिनट को सेल चेंज कर लेती हूँ, है ना। ये अभी ठीक है बेटा वॉइस? हाँ जी, तो लैक्टेशन बेटा, ठीक है, प्रसव, प्रसव डिलीवरी के तक आपका जनन होता है। ठीक है, जनन की जो मेन है प्रक्रिया वो डिलीवरी है। ठीक है, पर फिर भी आप इसके साथ लिख लो प्रसव व दुग्ध स्राव, व दुग्ध स्राव, लैक्टेशन। ठीक है, तो ये क्रम आपको ऐसे ही पता होना चाहिए और इसी क्रम में बेटा हम आगे पढ़ेंगे। 3D दिखाओ, मर जा जाके तू, अभी शुरू नहीं हुआ तब तक 3D दिखाओ बेटा। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी डिटेल में हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। अब तक हमने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, अब हम डिटेल में एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ये सिर्फ नाम है। आगे बेटा बढ़ते हैं। तो मानव जनन के क्या क्या चरण होते हैं? सबसे पहले मादा के अंदर और नर के अंदर अपने अपने युग्मक बनते हैं। मादा के अंदर अंडाणु, नर के अंदर शुक्राणु। उसके बाद बेटा जो नर शुक्राणु है ये मादा जननांग तक पहुंचते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वीरसेचन या इंसेमिनेशन। मादा जननांग में पहुंचने के बाद शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन। निषेचन होने के बाद वो जो एक कोशिका बनी है, युग्मनज का जो निर्माण हुआ है, वो युग्मनज बेटा एक कोशिका से डिवाइड करेगा, 2 बनाएगा, 4 बनाएगा, 8 बनाएगा, 16 बनाएगा, 32 बनाएगा। इसको बेटा हम विदलन कहते हैं। जब ये कोशिकाएं विदलन कर लेती हैं, डिवाइड कर लेती हैं, तो वहां पे एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर के माता के गर्भाशय में अंतरोपित हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांट होने के बाद, एक बार इम्प्लांट हो गया मतलब फीमेल ने कंसीव कर लिया है, फीमेल का गर्भ धारण हो चुका है, सगर्भता, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। प्रेगनेंसी के बाद बेटा शुरू होता है उस भ्रूण का पूरा विकास, और जो होता है कंप्लीट 9 महीने में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। और भ्रूणीय परिवर्धन पूरा होने के बाद, जो कि 23-24 दिसंबर को होगी, डिलीवरी। और डिलीवरी के साथ साथ बेटा मदर में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। मदर बच्चे को फीड कर सके, उसको पोषण दे सके, इसके लिए दुग्ध स्राव होने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गए बेटा मानव जनन के चरण, आपको इसी क्रम में पता होना चाहिए। जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं परिचय की, फिर हम स्टार्ट करेंगे जननांग। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? जैसा कि आप जानते हैं कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। ठीक है, मानवों में जनन घटना के अंतर्गत सबसे पहला क्या होता है बेटा? युग्मकों की रचना होती है। ठीक है, युग्मकों की रचना जिसको हम कहते हैं युग्मक जनन, जिसमें पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, स्त्री में अंडाणु बनते हैं। उसके बाद बेटा स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। जो आपके शुक्राणु बने हैं वो स्त्री जननांग तक पहुंचते हैं, तो इसको बेटा हम बोल देते हैं वीरसेचन, इंसेमिनेशन। इसके बाद बेटा ये दोनों आपस में संलयन करते हैं, जिसे हम कह देंगे निषेचन होता है। निषेचन के बाद बेटा आपका जाइगोट का निर्माण हो जाता है।
चौथा स्टेप फिर क्या होगा बेटा? चौथा स्टेप होता है आपका, इसके बाद जो कोरक पुटी की रचना होती है बेटा, वो जाकर के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है या उसमें धस जाती है, और ये जाकर के बेटा अंतरोपण कहलाता है। अंतरोपण के बाद बेटा आपका भ्रूणीय परिवर्धन शुरू हो जाता है, पांचवा स्टेप, जिसमें हमने बोला था सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्धन, है ना। और ये पूरा प्रेगनेंसी टाइम होता है। और छठा स्टेप हो गया आपका शिशु का जन्म, जिसे हम कहेंगे प्रसव। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हो गई मानव जनन के दौरान। एनसीईआरटी में नहीं दिया है सर, पहली बात तो मैं सरकोणी भाई, मैं सरकोणी। हम्म, आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवन आरंभ के पश्चात शुरू होती हैं। ठीक है, पुरुष और स्त्री के बीच में महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक बूढ़े आदमी में शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग खत्म हो जाती है। यही रीजन है कि आप लोगों ने सुना होगा कि आपका 70 साल का आदमी 25-30 साल की लड़की से शादी कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग में क्लियर है कि मुझे तो बच्चा पैदा करना है। ठीक है, और 70 साल का आदमी शुक्राणु बना रहा है। 70 साल का आदमी जो है वो 60-70 साल की औरत से इसलिए शादी नहीं कर सकता अगर उसे केवल बच्चे ही पैदा करने हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 60 साल की औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो सक्षम ही नहीं है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो एक जो बेसिक डिफरेंस आपको नर और मादा में जनन की प्रक्रिया में देखने को मिलता है वो केवल ये कि जो जनन होता है वो नर के केस में आपको 90 साल तक शुक्राणु निर्माण देखने को मिलेगा, जो कि मादा में नहीं मिलेगा। एक मिनट मुझे रुक जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके मेल और फीमेल्स में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है वो बेटा देखने को मिलता है मेल्स में। काफी बच्चे समझ गए काफी नहीं समझे। मैं नो वॉइस इसलिए थी क्योंकि मैंने माइक ऑफ किया हुआ था। ठीक है, क्यों ऑफ किया था वो कुछ बच्चे समझ गए हैं, डाउट बाद में देखेंगे बेटा। चलिए, तो मेल और फीमेल्स में जो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को लेकर के वो ये कि मेल्स में बेटा 90 साल की उम्र तक शुक्राणु जनन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स के केस में बेटा जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है वो 45-50 साल तक ही चलती है। ठीक है, उसके बाद नहीं चलती है। और यही रीजन है कि कभी भी आप 60 साल की औरत को अगर दोबारा शादी करते देखेंगे तो वो आपको इस पर्पज से शादी करते नहीं दिखेगी कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं। हाँ, लेकिन मेल्स अगर आपको 70-80 साल का भी शादी करते दिखेगा तो उसका मेंटालिटी क्लियर है भाई कि मुझे तो बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, और ऐसा बहुत जगह होता है। हाँ ठीक है, वो बात और है कि आजकल लोग अपने सुकून के लिए, मेंटल पीस के लिए, मतलब ओल्डर एज में भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, पर उनका फिर वो क्लियर रहता है बच्चे बच्चे नहीं करने। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा करने के पर्पज से बुढ़ापे पे शादी कर रहा है बेटा तो वो लड़की देखेगा कि 40 साल से कम की हो, 35 साल से कम की हो, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। लड़का किसी भी उम्र का हो चलता है उनको। ठीक है, चलिए तो हम डिटेल में एक एक करके दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। हेडिंग डालिएगा पुरुष जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी मत डालना। इससे पहले लिखो जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो जनन तंत्र होता है बेटा
अब तंत्र है जो कि हमने और भी चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब भी हम किसी ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बेटा ऑर्गन्स का समूह है। जो बोल रहे हैं मैडम ये बात सही नहीं है, बेटा मैं गलत बोलती नहीं हूँ, ठीक है। मनीषा मैंने बहुत मारना है, इधर देख। चलिए, तो जो जनन तंत्र होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कई सारे अंगों का समूह होगा, जैसे कि बाकी सारे आपके बॉडी के अंग तंत्र हैं। पाचन तंत्र अंगों का समूह, जनन आपका श्वसन तंत्र अंगों का समूह, आपका परिसंचरण तंत्र अंगों का समूह, आपका ये उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सभी तो आपके अंगों के समूह हैं। तो जनन तंत्र भी आपके अंगों का समूह होगा। इसमें बेटा जो जननांग होते हैं, जो इसमें ऑर्गन्स होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राथमिक जननांग, जिन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरे हो जाएंगे बेटा इसमें द्वितीयक जननांग या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राथमिक और द्वितीयक जननांग हम इनको बोलते क्यों हैं, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। प्राथमिक जनन अंग वो जनन अंग होते हैं बेटा जिनका काम होता है सबसे पहला युग्मक निर्माण करना, क्योंकि जनन की प्रक्रिया शुरू कब होगी, जब युग्मकों का निर्माण होगा। तो युग्मक निर्माण करने वाले अंगों को बेटा हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल देते हैं, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक जननांग में आ गए आपके वे जो इनके दो काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका काम होता है युग्मक निर्माण, और दूसरा इनका काम होता है जनन संबंधी जो भी हॉर्मोन्स चाहिए उन हॉर्मोन्स को बनाना और उनका सिक्रीशन, जनन संबंधी हॉर्मोन्स का संश्लेषण व स्राव। और अगर हम बात करें मेल और फीमेल में ऐसा कौन करता है, तो मेल्स में बेटा एक जोड़ी वृषण प्राथमिक जननांग है, पेयर ऑफ टेस्टिस। वहीं फीमेल्स के केस में एक जोड़ी अंडाशय, ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज, प्राथमिक जननांग होते हैं। बात करें द्वितीयक जननांग की, तो द्वितीयक जननांग के क्या काम होते हैं बेटा, इनका काम होता है युग्मकों का संग्रहण। जो भी युग्मक प्राथमिक जननांग में बनाए हैं ये उनको स्टोर करते हैं, ठीक है, उनको परिपक्व करते हैं, उनको मैच्योर करते हैं, स्टोरेज मैच्योरेशन, और उनका परिवहन कराते हैं, यानी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, ये इनका पहला काम हो गया। जो भी युग्मक हैं उनको संग्रहित करते हैं, ठीक है, युग्मकों को मैच्योर करते हैं और हेल्प करते हैं युग्मकों के ट्रांसपोर्ट में। ये बेटा इनका सेकेंडरी जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका काम होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इनमें बहुत कुछ आता है। इनमें बेटा अगर हम बात करें तो नर में आपके सहायक ग्रंथियां हो गई, सहायक नलिकाएं हो गई, और शिशन, पेनिस। फीमेल्स के केस में अगर हम बात करें तो फीमेल्स के केस में सहायक नलिकाएं हो गई,
फीमेल्स के केस में बाह्य जननेंद्रियां हो गई, और स्तन ग्रंथियां। ये बेटा सब और भी हैं, ठीक है। ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ये क्लियर हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जहां पर आपके गेमीट्स बन रहे हैं। मेल्स के केस में वृषण में गेमीट्स बनते हैं आपके शुक्राणु, फीमेल्स के केस में अंडाशय में गेमीट्स बनते हैं आपके अंडाणु। ठीक है, नोट करने का टाइम दीजिएगा ऋषु, बिल्कुल नोट नोट करिएगा बेटा। बैठ जाती हूँ मैं। तौसीफ रजा आजा तू, 3D दिखाऊं मैं तुझे। डन। हो गया बेटा। नोटेड। आ जाइए। अब हेडिंग डालिएगा नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही होगा, प्राथमिक और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में इसमें पहले ही बता दिया मैंने क्या आएगा। इसमें आएंगी एक जोड़ी वृषण, a pair of testes। द्वितीयक जननांग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेटा आती हैं आपकी सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स। इसके अंदर आती हैं आपकी सहायक ग्रंथियां, एसेसरी डक्ट्स। और इसके अंदर आता है बेटा बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है बेटा फिशन पेनिस। सहायक नलिकाओं में सबसे पहले आते हैं बेटा वृषण नलिकाएं या वृषण जालिकाएं, रेटी टेस्टीज, शुक्र वाहिकाएं, वासा एफरेंशिया।
अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्र वाहक, वास डिफरेंस, खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट। ये सब सहायक नलिकाएं हैं। सहायक ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो एक आती है इसमें एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी शुक्राशय, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। एक पुरस्थ ग्रंथि, एक ये सिंगल है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक जोड़ी काउपर ग्रंथि। काउपर्स ग्लैंड, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका इसी टेबल से बन जाता है या इसी चार्ट से बन जाता है, और वो ये कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो युग्मित नहीं होती। एकमात्र ग्रंथि नर में जो युग्मित नहीं है, पेयर्ड नहीं है, सहायक ग्रंथि, वो है आपकी प्रोस्टेट। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। मैम एसेसरी ग्लैंड होगा। अच्छा मैंने डक्ट्स लिख दिया है। ओ ये करवा लो बस। हाँ, गलतियां निकाल लेंगे मैडम, पढ़ नहीं पाएंगे हम। धन्यवाद बेटा, इंसान गलतियों का पुतला है। एसेसरी ग्लैंड्स, ओके, थैंक यू बेटा। हाँ जी, अभी ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैडम ये चैप्टर चैट ऑफ करके पढ़ाना, क्लियर और नहीं क्लियर का पोल करवा लेना। बेटा आपका सजेशन अच्छा है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैम हमें आपने स्टेप्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई। ये कौन है? ये लक्ष्य का बच्चा होगा पक्का कोई, ये पक्का कोई लक्ष्य का बच्चा यहाँ करके बैठा है जो कह रहा है कि मैडम आपने हमें स्टेप्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई। नहीं पढ़ाई भाई, तुम्हें स्टेप्स आगे डिटेल में पढ़ा दूंगी। हैं मैम, अब मेरे से नहीं हो पाएगा नीट, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, लेकिन बेटा अगर आपको पता लग गया है तो अच्छी बात है, सही समय पे पता लग गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर बच्चा जो बायो ले रहा है वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है भाई। बायो में अब तो इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मतलब हमें भी अब पता लग रहा है, मेरा भी कभी कभी मन करता है कि कर लेते हैं ये कोर्स। हाँ सीरियसली, बहुत ऑप्शंस आ गए अब तो बायो में, बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़े, चलिए हेडिंग डालिएगा वृषण। अब पहले हम इसे पढ़ेंगे, ये तो अपना 15-20 मिनट में हो जाएगा। पहले हम इसे पढ़ेंगे आपका वृषण, तो हेडिंग डालिएगा वृषण टेस्टिस। मुझे भी बताओ कोई ऑप्शन प्लीज, बता दूंगी। अभी ये कर लें, फिर मैं आपको पक्का और ऑप्शंस बताऊंगी।
डोंट वरी। वृषण की अगर हम बात करें बेटा, तो वृषण जो होते हैं, एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर, ये आपके एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते टेस्टिस, ठीक है, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, यानी कि स्क्रॉटल सैक में पाए जाते हैं, पर ये बनते नहीं है वहां पे। जो टेस्टीज है बेटा, ये टेस्टीज बनते आपके उदर में ही है, ठीक है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, तो वृषण भ्रूणीय अवस्था के, भ्रूणीय या भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें से 8वें हफ्ते में उदर गुहा में बनते हैं, जो 7वें से 8वें माह में, है ना, महीने में इनग्वाइनल नलिका या इनग्वाइनल डक्ट या कैनाल से होते हुए उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में जाते हैं। तो पैर ठंडे लग रहे हैं, कारपेट को खिसकाओ। वृषण कोश में जाते हैं। इसे वृषण का अवरोहण या डिसेंड ऑफ टेस्टीज कहा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को डिसेंड ऑफ टेस्टीज कहा जाता है, ठीक है। तो जो टेस्टीज हैं बेटा, ये बनते तो माँ के, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस दौरान बेटा ये बनते तो उदर में ही है, बनते आपके एब्डोमेन में ही है, लेकिन और कब बनते हैं, शुरुआत के दूसरे हफ्ते के एंड तक, दूसरे महीने के एंड तक, है ना, 7वें 8वें हफ्ते में बन जाते हैं। लेकिन 7वें 8वें महीने में ये उदर गुहा से निकल करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। कहाँ? उदर गुहा से बाहर निकलते हैं और जाके सिचुएट हो जाते हैं आपके वृषण कोश में, जिसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। और ये जो स्क्रॉटम में इनका उदर गुहा से निकल के स्क्रॉटम में जाना, इस प्रक्रिया को बेटा हम वृषण का अवरोहण कहते हैं, डिसेंड ऑफ टेस्टीज कहते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा और क्या होगा अगर डिसेंड ऑफ टेस्टीज ना हो, ठीक है। तो स्टार बना के लिखिएगा, यदि वृषण अवरोहण ना हो, वृषण अवरोहण ना हो, इस स्थिति को क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, ठीक है। अगर वृषण, चलो, अगर वृषण बेटा आपके उदर से निकल के वृषण कोश तक नहीं पहुंच पाते हैं, हो सकता है कुछ भी कारण, तो बेटा इस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। तो अगर कोई बेटा ऐसा पैदा होता है जिसमें टेस्टीज स्क्रॉटल सैक में नहीं है,
और वो डॉक्टर को पैदा होते ही पता लग जाता है ना, अगर लड़का पैदा हुआ है तो डॉक्टर विल टच उसके स्क्रॉटम को चेक करेगा, ठीक है, और स्क्रॉटम को चेक करने के बाद वो क्या करेगा, जब डॉक्टर स्क्रॉटम चेक करेगा, स्क्रॉटम में टेस्टीज नहीं होंगे तो बता देगा कि डिसेंड ऑफ टेस्टीज नहीं हुआ है, बच्चे को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है। ये कोई कंडीशन है, ये बीमारी नहीं है, कंडीशन है, डिजीज नहीं है। इस अवस्था को सुधारा जा सकता है। एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है जिससे बेटा इसको हम टेस्टीज को वापस से उसकी पोजीशन पे लाके रख देते हैं और उसको बेटा ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं। उस ऑपरेशन को हम ऑर्किडोपेक्सी बोलते हैं, जिसमें हम टेस्टीज को उनकी एक्चुअल लोकेशन पे ला करके रख देते हैं। यस काजल, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे बेटा, अब अगर क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है मतलब डिसेंड नहीं हुआ है टेस्टीज का, तो मैम टेस्टिस और टेस्टीज में क्या डिफरेंस, एक ही चीज है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है सुनील, स्पेलिंग का वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में बस डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इनग्वाइनल कैनाल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक मिनट है ना, एक मिनट बस। चले, तो ये क्लियर हो गया, और इसको, इस स्थिति को क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृषण का अवरोहण क्यों होता है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम वृषण का अवरोहण शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी है, आवश्यक है। अगर वृषण का अवरोहण नहीं होगा, अगर डिसेंड ऑफ टेस्टीज नहीं होगा, तो शुक्राणु निर्माण नहीं बनेगा, मतलब शुक्राणु निर्माण नहीं होगा, शुक्राणु बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वृषण का अवरोहण जरूरी है। अगर वृषण नीचे नहीं आएंगे तो उनके अंदर शुक्राणु निर्माण नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन ये है बेटा, उसका रीजन ये है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से, शरीर ताप कितना होता है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का ताप कम चाहिए, जो उदर में नहीं होता, ठीक है। तो शुक्राणु बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए लगभग 34-35 डिग्री का, ठीक है, कितना, लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे शुक्राणु निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु नहीं बनते हैं। शुक्राणु निर्माण हो सके इसीलिए बेटा उदर गुहा से टेस्टीज को बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ निकाल दिया जाता है? स्क्रॉटल सैक में। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आप यहां पर एक अंतर देखेंगे, डिफरेंस लेंथ का। जो लेफ्ट साइड आपका वृषण, ये वृषण कोश है, ठीक है, ये क्या है आपका वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश बाहर से बेटा आपको डिवाइडेड दिखता है, क्लियर, बाहर से क्लियर दिखता है कि लेफ्ट और राइट स्क्रॉटल सैक है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका बायां वृषण कोश, लेफ्ट स्क्रॉटल सैक, और हियर इज द राइट वन,
दायां वृषण कोश या राइट स्क्रॉटल सैक। इन स्क्रॉटल सैक के अंदर बेटा आपके वृषण सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपका ये टेस्टीज लोकेटेड है, 1 2। अब आपको टेस्टीज की लोकेशन भी ऊपर नीचे दिख रही है, ऐसा होता है। रीजन बीइंग, अगर दोनों टेस्टीज सेम लेवल पे होंगी तो पूरी पूरी संभावना है कि जब वृषण कोश में संकुचन होगा तो एक टेस्टीज अगर सेम पोजीशन पे है और वृषण कोश संकुचन करेगा तो एक टेस्टीज ऊपर चली जाएगी, और अगर टेस्टीज ऊपर चली गई मतलब बॉडी कैविटी के पास पहुंच गई, और अगर वो बॉडी कैविटी के पास पहुंच गई तो उसको बॉडी से हीट मिलेगी, और बॉडी से अगर ज्यादा हीट मिल गई तो उस टेस्टीज के अंदर शुक्राणु निर्माण नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकिन बता रही हूं, दोनों टेस्टीज जो होती हैं वो थोड़ा सा लोकेशन में ऊपर नीचे होती हैं, जिससे कि अगर आपका स्क्रॉटल सैक संकुचन करे, जो कि करता है, तो अगर स्क्रॉटल सैक संकुचन करे तो टेस्टीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही बनी रहे। ये बनाना है नेहा मौर्य, बिल्कुल बनाना है। अगर दोनों ऊपर नीचे नहीं होंगी, दोनों सेम लेवल पे होंगी, तो क्या क्या संभावना है? तो संभावना क्या है बेटा कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर अगर सेम लेवल पे है तो एक टेस्टीज ऊपर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। और जब वो अपने आप ऊपर होगी बेटा तो हो सकता है वो ज्यादा ऊपर हो जाए, और अगर वो ज्यादा ऊपर होगी तो बॉडी कैविटी के पास आ जाएगी, और अगर वो बॉडी कैविटी के पास आ गई तो उस कंडीशन में बेटा उसको बॉडी की हीट मिलेगी, और इतनी हीट मिलेगी कि वहां पर टेम्परेचर ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर टेस्टीज जो बॉडी के ज्यादा पास आ गई है उसके अंदर शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैडम फॉरेंसिक साइंस क्या होता है? बेटा फॉरेंसिक साइंस वो होता है जो क्रिमिनल केसेस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास क्या कहते हैं उसको यार, अरे कोई मर जाता है तो वहां पे उसके बाल हैं, ब्लड है, उसको इकट्ठा करो, उसकी जांच करो, डीएनए वीएनए देखो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। अब ये आपके वृषण हो गए। वृषण को इनकी पोजीशन पे होल्ड किसने किया हुआ है? तो वृषण को इनकी पोजीशन पर होल्ड किया हुआ है एक तो गुबर्नाकुलम ने, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम, और दूसरा स्पर्मेटिक कॉर्ड में, गुबर्नाकुलम और दूसरा हो गया आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो एक ये हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड आपका, ठीक है, और दूसरा ये इनग्वाइनल कैनाल होती है, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल नलिका, यही है वो जिससे वृषण उधर से निकल करके वृषण कोश में आते हैं। दिस इज इनग्वाइनल कैनाल। अब इसी इनग्वाइनल कैनाल से कुछ संरचनाएं निकलती है, जैसे यहां से सबसे पहले तो निकलती है आपकी वास डिफरेंस, ठीक है, ये आपका वृषण हो गया, ये इसके ऊपर आपका ये अधिवृषण होता है, ठीक है, ये हो गया आपका एपिडिडाइमस अधिवृषण, और ये अधिवृषण बेटा यहां से आगे कंटिन्यू करता है और ये बनाता है वास डिफरेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहक। उस तरफ बनाऊं क्या? इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहक, या जो शुक्राणुओं का वहन करेगा, है ना, वाहक, वास डिफरेंस। इसी इनग्वाइनल नलिका से बेटा शुक्रवाहक को इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल कहते हैं बेटा, वो शुक्राशय होता है। नसरीन प्रवीण, तुम समझ नहीं रही हो कि मैं तुम्हें लेके अभी कितनी परेशान हूं, ठीक है ना। तो शुक्राशय होता है, शुक्राशय को इंग्लिश में हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं,
एक यहीं से आती है बेटा आपकी आर्टरी, ये हो गई आपकी धमनी, आर्टरी, इसी से आती है बेटा आपकी शिरा, ठीक है, वेन, इसी से आ गई आपकी शिरा, ठीक है, इसी से आती है बेटा आपकी तंत्रिकाएं, ठीक है, इसी से आती हैं आपकी तंत्रिकाएं, नर्व्स, इसी से आपकी लसिका वाहिनियां भी आती हैं, ठीक है, तो यहीं से आपकी लसिका वाहिनियां भी आती हैं, लिम्फ वेसल्स जिनको हम बोल सकते हैं लसिका वाहिनी, लिम्फ वेसल, ये सब मिल करके, ठीक है, ये सब मिल करके बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाती है, इन सबको मिला करके हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्टार बना के हम लिखेंगे बेटा कि वृषण को, वृषण कोश में गुबर्नाकुलम व स्पर्मेटिक कॉर्ड अपनी स्थिति पर बने रहने में मदद करती है, ठीक है, तो वृषण अपनी लोकेशन पे इन दोनों की हेल्प से सिचुएटेड या स्थित रहते हैं, ठीक है ना। ये बना लीजिएगा जल्दी से। व्हाट हैपेंड वासु? बेटा नॉट नाउ। डन। हो गया बेटा। जिसको नहीं समझ में आया बेटा वो ना समझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी वृषण में मैं आपको यहीं पर कुछ मसल्स दिखा देती हूँ। कैसे दिखाऊं यार, यहाँ पर दो तरीके की, नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये अंदर टेस्टिस, ठीक है, यहाँ पर बेटा जो मसल्स होती हैं एक ये हो गई, इसको हम बोलते हैं बेटा डार्टस मसल, इसको हम क्या बोलते हैं, डार्टस पेशी। और जो दूसरी मसल होती है बेटा यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं ये हो गई आपकी क्रेमास्टर मसल,
इसको हम बोलते हैं क्रेमेस्टर पेशी। क्रेमेस्टर मसल। ये जो डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स होती हैं बेटा, ये डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स हेल्प करती हैं ताप नियमन में। ये दोनों हेल्प करती हैं वृषण के टेम्परेचर रेगुलेशन में। ठीक है, वृषण के ताप नियमन में ये सहायक होती है। कैसे? बिल्कुल बनाना है बेटा, मैं बना रही हूं तो आपको भी बनाना ही है। जो आपकी डार्टस और क्रेमेस्टर पेशियां होती हैं, डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स जो हैं बेटा, इन मसल्स में संकुचन होता है, और मसल्स है तो संकुचन शीतलन तो करेंगी करेंगी। ठीक है, इनमें संकुचन होता है सर्दियों में, संकुचन होता है सर्दियों में। ठीक है, और इनमें शिथिलन होता है गर्मियों में। ये रिलैक्स्ड रहती हैं गर्मियों में और कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं सर्दियों में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि सर्दी में बाहर का टेम्परेचर कम है। ठीक है, क्योंकि सर्दी में बाहर का टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब करंट में देखो तो रात को 9 डिग्री भी जा रहा है, दिन में भी कितना भी ज्यादा है तो भी 13-14 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है ना, तो करंट टेम्परेचर बेटा, क्योंकि सॉरी बाहर का टेम्परेचर जो है सर्दियों में वो कम है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से आपके टेस्टिस के चारों तरफ ना फैट नहीं होता। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि मैडम ऐसा क्यों होता है कि टेस्टिस पे या स्क्रॉटल एरिया में कोई चोट लगे तो बॉडी के बाकी किसी भी पार्ट में चोट लगने से ज्यादा दर्द यहाँ का फील होता है, ऐसा क्यों होता है? उसका पहला रीजन बेटा ये है कि आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गन्स अंदर हैं। उन ऑर्गन्स के बाहर आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑर्गन्स के बीच की जगह को भर रहा है। उसके बाहर बेटा आपका फैट है। ठीक है, आपका बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, जो कि टेंडन्स आपकी मसल्स को बोन से अटैच कर रही हैं। फिर मसल्स के बाहर फिर आपका वही फैटी टिश्यू है, फिर आपका वहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आपका एपिथेलियम यानी कि स्किन है। ठीक है, तो बाकी किसी आपके बॉडी पार्ट में अगर चोट लगती है तो एपिथेलियम में लग रही है, उसके नीचे एरियोलर टिश्यू में लग रही है। ठीक है, उसके नीचे फैट में है, तो जो जर्क हो रहा है बेटा वो इस तरीके से जा रहा है। लेकिन जब कोई भी तरीके की चोट या कोई भी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर स्क्रॉटल एरिया में लगता है, तो स्क्रॉटल एरिया में आपकी स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, और यहाँ पर आपका टेस्टिस है। यहाँ पर ना तो फैट है ना यहाँ पर कोई और टिश्यू है जो आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक तरीके से अगर कोई बाहर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो डायरेक्ट आपकी टेस्टिस को हिट कर रहे हैं। समझ रहे हो? यहां पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर सीधा मसल और टेस्टिस को हिट कर रहे हैं, जबकि बॉडी के और दूसरे पार्ट में एपिथेलियम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे आपकी मसल्स, फिर टेंडन्स, फिर बोन्स, फिर ऑर्गन। इस तरीके से बेटा अरेंजमेंट होता है। इसी वजह से यहाँ की चोट बॉडी के बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा पेनफुल हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा मैंने कहा कि यहाँ पर फैट नहीं है, यहाँ पर फैट नहीं है। फैट नहीं हो, फैट का काम क्या होता है? एक तो फैट आपकी बॉडी में इमरजेंसी फूड की तरह काम करता है। ठीक है, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, भूखे हो, उस टाइम पर जो आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड फैट है वो आपको ऊर्जा देगा। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज बेटा ये कि फैट आपकी बॉडी में एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम मतलब अंदर बॉडी की जो हीट बन रही है उसको बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, और बाहर का जो भी टेम्परेचर है उसको भी वो डायरेक्ट अंदर नहीं आने देगा एक तरीके से। ठीक है ना, तो यहां पर फैट नहीं होने की वजह से बाहर का टेम्परेचर जो भी है वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा आपके टेस्टिस को। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता जाएगा। बाहर गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है तो टेस्टिस का टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस वजह से बेटा संकुचन हो जाता है सर्दियों में, जिसकी वजह से क्या होगा, जब डार्टस मसल संकुचित हो जाएंगी
तो आपका जो सरफेस एरिया है हीट एक्सचेंज का वो कम होगा। ठीक है, डार्टस मसल्स अगर संकुचित होंगी, सबसे पहले हम लिखेंगे डार्टस मसल। ठीक है, इनमें अगर संकुचन होगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, तो हीट ऊष्मा ये ऐसे लिखेंगे, अंदर की ऊष्मा बाहर अधिक ना जाए, इसलिए क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा ताकि अंदर की हीट बाहर ना जा पाए। और गर्मियों में क्या होगा, ये संकुच शीतलन अवस्था में रहेंगी, तो अगर अंदर हीट बन भी रही है वो भी बाहर निकल जाए ताकि अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े। ठीक है, तो शिथिल अवस्था में अंदर की ऊष्मा बाहर निकालने के लिए क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया डार्टस मसल का काम। दूसरा है आपकी क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर भी संकुचित होगी, शिथिलित होगी सर्दियों में और गर्मियों में। क्रीमास्टर मसल ये आपकी टेस्टीज है, क्रीमास्टर इसको ऊपर से ऐसे होल्ड की हुई है। ठीक है, क्रीमास्टर मसल्स में जब बेटा संकुचन होगा तो वो टेस्टीज को ऊपर की तरफ खींचेंगी, मतलब बॉडी के पास लेकर के आएंगी। बॉडी के पास लाएंगी बेटा तो बाहर सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम है, तो अगर आपकी टेस्टीज बॉडी के पास आ जाएंगी तो उन्हें बॉडी की हीट मिलती रहेगी, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर बेटा क्रीमास्टर मसल्स अगर संकुचन होगा क्रीमास्टर मसल का जो कि सर्दियों में होता है बेटा, तो जो टेस्टीज हैं वृषण देह के पास या उदर के पास रहेंगे, ऐसे देखो वृषण उदर के पास रहेंगे और उन्हें देह ऊष्मा मिलेगी, बॉडी हीट मिलेगी। ठीक है, सर्दियों में तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और गर्मियों में बेटा ये शीतलित रहेंगी, तो वृषण उदर से दूर रहेंगे, उदर से दूर रहेंगे, जिससे उन्हें बॉडी की हीट ना मिले क्योंकि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। और देह ऊष्मा कम लगे या नहीं लगे तो अच्छा है, थोड़ा तो चाहिए होगा ना, है ना। अगर एकदम ही कट के अलग हो जाएंगे तो उन्हें हीट ही नहीं मिलेगी, उनके पास तो ना हीट बन रही है, हीट तो बॉडी में बन रही है ना। समझ में आया कि नहीं। तो दोनों तरीके से सर्दियों में अंदर की हीट बाहर ना जा पाए इसलिए डार्टस कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, और अंदर उनको हीट मिलती भी रहे बॉडी से इसलिए क्रीमास्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसको बॉडी के पास ले गई है। गर्मियों में बॉडी की हीट भी बाहर निकलती रहे क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, और वो उनको बॉडी हीट बहुत ज्यादा मिले भी ना इसलिए वो शीतलित रहेंगी ताकि बॉडी से थोड़ा दूर रहे। डाउट भूपेंद्र लास्ट में देखूंगी अगर टाइम रहा तो, अभी तुम लोग जितना पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो, तुम्हारे डाउट्स मुझे पता है। डन।
डन, आगे बढ़े। हाँ, AIR बैच की क्लास कहाँ मिलती है बेटा? अगर आपके पास एक्सेस है उसका तो आपके माय बैचेस में दिख जाएगी। ठीक है, और क्या यहाँ पर हमें देखना है? यहीं पे लिख लो, वृषण बेटा आपके अंडाकार होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है, अंडाकार होते हैं और 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। वही लिख रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं है? 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई भी लिख लो। तो बेटा हमने इसकी बाहरी संरचना तो पूरी पढ़ ली है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आंतरिक संरचना की। ठीक है, हेडिंग डालिएगा वृषण की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की आंतरिक संरचना। हम्म, तौसीफ जी आपको ब्लॉक होना है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्रत्येक वृषण, ईच टेस्टिस, एक जोड़ी होते हैं ना मेल्स में, तो हर एक में प्रत्येक वृषण 200 से 250 वृषण पालियों में टेस्टी टेस्टी लोब्यूल्स में विभाजित होता है और प्रत्येक पाली में एक से लेकर के 3 शुक्रजनक नलिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, पाए जाते। ठीक है, तो हर एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, मतलब या छोटे छोटे पालियां होती हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालियां कहते हैं। और हर एक वृषण पाली के अंदर एक, किसी में 2 या किसी में 3 नलिकाएं पाई जाती है, जिनको हम शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसका चित्र बनाएंगे जरा। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। ठीक है, ये हो गई सबसे बाहरी लेयर। इसके बीच में बेटा एक लेयर होती है वैस्कुलोसा, और सबसे अंदर एक लेयर होती है ये बन गई बेटा पालियां। ठीक है, इन पालियों के अंदर आपकी नलिकाएं पाई जाती हैं और ये बहुत कुंडलित नलिकाएं होती हैं, कॉइल्ड होती हैं। आप इसको और लिख लेना, 1 से 3 अति कुंडलित, एक और वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, 1 से 3
अति कुंडलित, कॉइल्ड है ना, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। किसी पाली में एक, किसी में दो, किसी में तीन ऐसी ये नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम शुक्रजनक नलिकाएं कह देते हैं। ये जो बेटा इसकी ये आवरण मैंने बनाए हैं, इसमें सबसे बाहर वाला बेटा जो आवरण होता है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। एक गड़बड़ हो गई है, ब्लड वेसल तो अंदर होगी ना। एक मिनट रुक जाना यार, एक मिनट, कुछ गलत नहीं है, सब सही है, आप लोग मत मिटाना, मैं रब कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाना बस, पेंसिल से बनाया करो यार डायग्राम वैसे भी। वाह, पहले दिमाग कैसे नहीं चला मेरा। ठीक है, एक मिनट, ब्लड वेसल तो अंदर होगी ना, एक मिनट। एस्किलोसा, एल्बुजिनिया, बाहर लेयर बना दी, दोनों बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मिला के एक कर दो तुम। अंदर एक ऐसे बना लेना, ठीक है। बाहर जो लेयर बनी है वो बनी रहने दो, दो बना रही है, दोनों को मिला के एक कर दो तुम, दोनों को मर्ज कर दो। गड़बड़ हो गई थी। वो जो दो लेयर बन गई तुम दोनों को एक कर दो, थोड़ा थिक कर दो, मोटा कर दो और मिला दो आपस में, ठीक है। तो ये जो सबसे बाहर वाली परत होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका मतलब होता है लेयर, वेजाइनलिस। जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है बेटा, ये है आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो इनरमोस्ट लेयर है बेटा, इसको हम बोलते हैं, वैब होता है भाई, मैं सोची क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं, ट्यूनिका वेस्कुलरिस। नाम ही है वेस्कुलरिस, मतलब इसमें वेसल्स प्रेजेंट होंगी, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वृषण को, जो 200-250 वृषण पालियां हैं, उन पालियों में विभाजित करने का काम आपका एल्बुजिनिया करता है। तो एल्बुजिनिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्बुजिनिया ही वृषण को 200-250 पालियों में विभाजित करता है, ठीक है ना। और इसी पालियों के अंदर
ये कितनी 200-250 पालियां हो गई, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 200 से 250 पालियां बनवा दी, और हर एक पाली के अंदर बेटा आपकी 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं देखने को मिल रही हैं आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं आपको पाली के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, ये शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर के एक नलिकाओं का जाल बनाता है या जाल बनाती हैं, ठीक है। ऐसे ही, ये तो मैंने आपको कुछ ही दिखाई है ना, ऐसे ही यहाँ पर सोचो 200-250 पाली, हर एक पाली के अंदर ऐसी आपकी 1 से 3 नलिकाएं, तो ये सब मिलकर के ऐसे यहाँ पर वृषण के अंदर नलिकाओं का जाल बना लेती हैं, ठीक है। और ये नलिकाओं का जाल, ये नलिकाओं का जाल वृषण से बाहर निकलता है कुछ 8 से 12 शुक्र वाहिकाओं के रूप में, और ये सारी की सारी शुक्र वाहिकाएं जाकर के खुलती हैं आपके अधिवृषण में, ठीक है। तो ये जो बेटा आपको अंदर जाल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। इस जाल को बेटा हम बोलते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका या रेटिटेस्टिस। इस जाल को हम क्या बोलते हैं, जाल मतलब जालिका ना, रेटिटेस्टिस। ये जाल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, वृषण के अंदर, तो वृषण जालिका। ये वृषण जालिकाएं मिलके क्या बनाती हैं, शुक्र वाहिकाएं, जिनको हमने बोल दिया वासा एफ्रेंशिया। ये क्या हो गई आपकी वासा एफ्रेंशिया। ये शुक्र वाहिकाएं मिलके बनाती हैं अधिवृषण या एपिडिडाइमस, और ये अधिवृषण आगे जाकर के कंटिन्यू करता है और बनाता है आपका शुक्र वाहक या वास डिफरेंस। जो अधिवृषण होता है इसके 3 भाग होते हैं, कैपुट, कॉडा, कैपुट, कॉर्पस और कॉडा। पहला भाग बेटा कहलाता है कैपुट, ये कैप है ना, ये शुरुआती भाग है। बीच वाला भाग इसका कहलाता है कॉर्पस, और इसका पूंछ वाला भाग कहलाता है कॉडा। कॉडल मतलब टेल, ठीक है ना। मैम मेरा डायग्राम खराब हो गया, क्लियर, चित्र समझ में आ रहा है। और एक चीज जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ये वाला बेटा जो भाग होता है जहां पर आपकी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर के वासा ये रेक्टेस्टीज में खुलती हैं, इसको बेटा हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, इसको हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बनाइए। हाँ जी मैम, मेरे से ये फिगर नहीं बन रहा है। अंजलि क्या दिक्कत है इस फिगर को बनाने में, देखो कितना सिंपल है, मैं एक बार रफ बना के बता रही हूँ। पहले एक ऐसा बनाओ, ठीक है, इसके अंदर आप छोटे छोटे सेगमेंट्स बना दो, ये इस तरीके से सेगमेंट्स बना दो, कितना सिंपल है बनाना, ठीक है। ये आपने सेगमेंट बना दिए है ना, ये आपने सेगमेंट बना दिए। अब यहीं पर एक इनर लाइनिंग दे दो आपकी वो ब्लड वेसल की, पिंक कलर से, मतलब ब्लड वेसल आ रही है यहाँ पे, ये आपकी वैस्कुलोसा बना लेती है, ये ब्लड सप्लाई आ रही है टेस्टिस के अंदर। और हर एक के अंदर बेटा आप ऐसी ये जालियां बना दो, लो ये कुंडलित नलिकाएं बना दो सबके अंदर, ठीक है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कितना सिंपल है, कहाँ दिक्कत आ रही है,
बनाओ। हाँ जी, बनाइए। सना परवीन, क्या दिक्कत आ रही है मेरा बच्चा? इसीलिए तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ डायग्राम बनाती हूँ। मैं ये डायग्राम बेटा गूगल से भी निकाल के ला सकती हूँ, पर क्यों नहीं लाती हूँ? कि मैं क्लास में तुम्हारे सामने बनाऊंगी, तुम्हें आइडिया मिलेगा कि बनते कैसे हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए वो कर लो और खत्म करते हैं। हाँ जी, भूख लगी है मम्मी? गोविंद जी, यस बेटा। ओ वासु, टूट नहीं जाएगा वो? आप इसको जाओ लगा के आओ स्विच बोर्ड में। क्यों, क्या होता है? इधर देयर इज नो स्पेस। ओ, ओ, बन गए? चलो मैम, आपकी प्रैक्टिस है भूपेंद्र, लेकिन मैंने भी तो कभी पहली बार बनाया था ना। प्रैक्टिस के बाद तो ये मैं जल्दी बना लेती हूँ, पर जब पहली बार बनाया था तब तो धीरे बनाया था, लेकिन बना लिया था बेटा। ठीक है ना? आई गिव यू, गो आउटसाइड। एनसीईआरटी पढ़ लेते पहले इसकी, फिर आगे बढ़ेंगे। ये स्लाइड ही डिलीट कर देते हैं ना। चलिए, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है बेटा कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणी भाग में स्थित होता है। तो श्रोणी मतलब पेल्विस एरिया में, उदर के बाहर। ठीक है, इसके अंतर्गत अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां, गलत लिखा हुआ है, और बाह्य जननेंद्रियां आती हैं। एक जोड़ी ग्रंथि नहीं है, साथ कुछ ग्रंथियां। आप इसको यहाँ पर कुछ ग्रंथियां लिख लो। ठीक है, इसके बाद बेटा ये चित्र हम कल बनाएंगे। आगे शरीर में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, जिसको हम बेटा वृषण कोश या स्क्रॉटम कहते हैं। इसमें तापमान को शरीर से कम रखने में बेटा ये मदद करते हैं, और ये शुक्राणु जनन के लिए जरूरी है। प्रत्येक वृषण जो होता है बेटा अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। ठीक है, आवरण कवरिंग से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिनको हम वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, हर एक पालिका के अंदर, ये चित्र हम कल बनाएंगे, एक ही है वो बना लो, ये बना लो। प्रत्येक पालिका के अंदर बेटा 1 से लेकर के 3 अतिकुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जहां पर शुक्राणु बनते हैं। हर एक जो आपकी शुक्रजनक नलिका है, ये मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद सटोली कोशिकाएं वगैरह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ये सब हम कल पढ़ेंगे। कल आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये भी मैं कल ही बताऊंगी, छोड़ो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। कल अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं पोल नहीं करा रही हूँ, तो डायरेक्ट करते हैं। वह घटना जो मानव जनन, चलो कर लो यार पोल है, वह घटना जो मानव जनन में नहीं होती है, इनमें से कौन सा स्टेप है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं है? वी हैव 4 मिनट ना, अभी तो 4 मिनट में हो जाएंगे आराम से। डाउट्स भी देख लूंगी, अगर ढंग के डाउट नहीं निकले, मैंने हत्या कर दी नहीं, आगे बात डाउट ही नहीं देखने। मुझे पता है ना तुम लोगों के डाउट्स क्या होते हैं, इससे तो मैं बहुत बार इग्नोर ही कर देती हूँ, छोड़ो। यस, कौन सी घटना मानव जनन में नहीं होती है बेटा? वीर्य सेचन, स्वनिषेचन, अंतरोपण, सगर्भता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब अपने ही अंडाणु अपने ही शुक्राणु से निषेचन कर जाए, ऐसा हमारे पहले बात तो हमारे केस में ऐसा होता नहीं है कि अंडाणु शुक्राणु एक ही बॉडी में बने, अलग अलग बॉडी में बनते हैं, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो वीर्य सेचन होता है, स्वनिषेचन नहीं होता, अंतरोपण सगर्भता होती है। बी इज नॉट द स्टेप। पोल, चलो लेट्स चेक। 70, ये भी मात्र 75% बच्चे ही सही कर पाए। सुनील चंदन टीशा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक लैंगिक अंग का क्या काम होता है? व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? ऑप्शन बताऊंगी पवन, डोंट वरी। नीट के अलावा बायो वाले बच्चों के लिए और क्या क्या है दुनिया में करने को, आई डेफिनेटली लेट यू नो।
महाराजा जसवंत सिंह बोल रहे हैं, मैडम जल्दी में कंटेंट कम मत करो प्लीज। बेटा तू लिख के ले ले, तुझे कोई कंटेंट कम नहीं मिलेगा। अगर आप लक्ष्य से कंपेयर कर रहे हैं तो लक्ष्य वाले, बेटा देखो, एक तो लक्ष्य वाले बैच और आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बच्चे पहली पहली बार 12th पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं आपको भी उसी हिसाब से लेकर के चलती हूँ कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने शायद कभी 11th 12th में कोई कोचिंग नहीं ली है, स्कूल में ही बस पढ़ के आए हैं। तो स्टेप्स की डेफिनेशन मैं आगे सब पढ़ाऊंगी बेटा। युग्मक जनन में बताऊंगी युग्मकों का निर्माण। उन वहां पे देखो मेरे पास टाइम बहुत था, पूरी साल में मुझे 6 चैप्टर कराने थे। यहाँ पर मेरे पास 3 महीने में मुझे 6 चैप्टर कराने हैं। आप डिफरेंस समझो ना बेटा। जसवंत, आप ये बिल्कुल मत समझना कि यकीन में कंटेंट लक्ष्य से कम दिया जा रहा है, नॉट एट ऑल, बिलीव मी। लेकिन बस इतना समझ लो कि लक्ष्य में इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत टाइम था, और लक्ष्य में ये चैप्टर 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ है। साइड हो जाओ पहले तो। 1.5 महीने में कंप्लीट हुआ है लक्ष्य में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पास 1.5 महीने का टाइम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए? नो। स्पीड ज्यादा रहेगी, पढ़ाने का तरीका वेरी करेगा, लेकिन कंटेंट सेम मिलेगा, बिलीव मी। ठीक है। उनको मैंने सारे स्टेप, मैंने उनको पहली क्लास में सिर्फ स्टेप तक ही पढ़ा पाया है, एक लेक्चर स्टेप तक ही खत्म हो गया है। लेकिन आपकी क्लास में मैंने एक लेक्चर में आप ये समझ लो कि उनको जो चीज मैं 2 लेक्चर में दे रही हूँ वो चीज आपको एक लेक्चर में मिलेगी, पर कंटेंट वही मिलेगा। स्पीड, सब स्पीड का गेम है। ठीक है ना। अब ये देखो 11th में आपके पास पूरा साल होता है 9 चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए, तो मैं दिसंबर में कंप्लीट करके दे देती हूँ। दिसंबर, पिछली बार हाँ जनवरी लग गया था। अब आपको देख लो, नवंबर में ही खत्म कर दिया, और वो भी तब जब आपका बैच कब शुरू हुआ है, जुलाई अगस्त में। अर्जुना वाला शुरू हुआ था पिछले साल मेरा मई में, और उनको मैंने दिसंबर में सिलेबस खत्म करके दिया था। तो बेटा समय समय की बात है। इसीलिए तो 11th और 12th और ड्रॉपर अलग बैच होता है। आपके पास 2 साल का समय है क्या तैयारी करने के लिए? नहीं, आपके पास 1 साल का समय, उनके पास 2 साल का समय है। तो उनको उनके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, आपको आपके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो प्राथमिक लैंगिक युग्मक निर्माण होगा, हार्मोन स्रावन होगा, हार्मोन स्रावन, निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो ए और बी आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है जसवंत, 59% बच्चों का सही है, हरेंद्र, ऋतिक एंड मोनू। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है, वहां पे भी मैंने ये नहीं पढ़ाया था तब तक, तो इसको भी हम हटा ही देते हैं। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस। 3 और 4 दोनों ही अभी नहीं पढ़ा है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना बेटा। हमने आज इंट्रो पार्ट देख लिया, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 कर लिया है। ठीक है, कल हम इसका पार्ट 2 करके खत्म करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होमवर्क में बेटा आज तो नो डीपीपी है, शायद से आज नो डीपीपी है। ठीक है, आज आप लोग मॉड्यूल देखिएगा, मॉड्यूल से क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। लेक्चर 1 में हम कभी भी शायद नो डीपीपी ही रखते हैं ना, लेक्चर 2 से डीपीपी देना स्टार्ट करते हैं। दोनों करेक्ट हैं, सिंपल क्वेश्चन थे बेटा। अर्जुना, यकीन, यकीन नीट हिंदी, प्राणी जगत तक है इसमें, दूसरा कहाँ है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन शरीर द्रव्य। ओ भाई साहब, मॉड्यूल कहाँ है यकीन का, जिससे मुझे होमवर्क देना है? ये अर्जुना का है, ये भी अर्जुना का है। आप 1 से 15 कर लेना, मेरे को मॉड्यूल नहीं मिल रहा है इसका। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अच्छा पढ़ाया है ना? मैं अच्छा ही पढ़ाती हूँ बेटा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हम्म।